दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 4-5 दूसरे बैंक्स हैं, इन बैंकों ने लोन दिया था अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन को और रिलायंस पावर को। ये 2-3 आर्टिकल्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफी कुछ आपको जानने को भी मिलेगा, बैंकिंग के बारे में भी सीखने को मिलेगा और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई एक आम आदमी जब बैंक लोन डिफॉल्ट करता है तो उसके साथ बैंक क्या एक तरह से रिएक्ट करता है, कैसे उसकी रिकवरी करता है। और जब अनिल अंबानी जैसे लोग या फिर बड़ी बड़ी हस्तियां जो इस देश की हैं, अगर उनसे कोई बैंक लोन डिफॉल्ट हो जाता है वो भी हजारों करोड़ों रुपए का, तो उस केस में हमारे देश के बैंक क्या रिएक्ट करते हैं, बैंकों की पॉलिसी क्या है, इसमें हम ये भी देखेंगे। बैंक लोन सेटलमेंट कैसे होती है वो वाला एंगल भी देखेंगे। काफी बार लोगों से भी डिफॉल्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई, कोई लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, डिफॉल्ट हो गया, तो बैंक रिएक्ट कैसे करता है। खैर इस आर्टिकल से ना आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। और ये आर्टिकल या फिर ये पकड़ो कि ये वाली न्यूज आजकल तो बहुत ज्यादा, मतलब काफी न्यूज आर्टिकल्स इसके ऊपर छप रहे हैं। आर्टिकल पहले आपको दिखाता हूं, देखो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यहां पे क्या लिखा है, 2929 करोड़ रुपए का ये मामला है। अब ये मामला क्या है मोटा मोटा समझो। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और 4-5 दूसरे बैंक है, इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन को, रिलायंस पावर को कुछ कर्ज दिया, लेकिन ये जो 2929 करोड़ रुपए का कर्ज था ना, ये कर्ज बैंकों का कहना है कि इस पैसे का मिसयूज किया गया, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि अनिल अंबानी के ऊपर सिर्फ 2929 करोड़ रुपए का ही कर्ज है, ठीक है। आर्टिकल बार बार आपको यही नंबर के मिलेंगे कि 2929 करोड़ रुपए का कर्ज है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन या अनिल अंबानी के ऊपर सिर्फ 2929 करोड़ का कर्ज है, कर्जे और भी दूसरे हैं। लेकिन ये हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि एसबीआई और दूसरे बैंकों का यह कहना है कि हमारा जो ये वाला पैसा है ना, इसका कंप्लीट मिसयूज किया है अनिल अंबानी ने, ठीक है। अच्छा ये आर्टिकल है। अच्छा एक दूसरा आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का ये भी है कि पहले तो एसबीआई क्लेम कर रहा था, अब बैंक ऑफ इंडिया भी कूद गया। बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमारा भी 700 कुछ करोड़ रुपए का मैटर है, उस पैसे को भी मिसयूज किया गया, ठीक है जी। और ऐसे ही ये मिंट का आर्टिकल है कि सीबीआई और एक ईडी की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, इस पूरे के पूरे मैटर के ऊपर। अब पूरा मुद्दा समझने के लिए ना बिल्कुल पीछे से चलना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। मैटर क्या है देखो, सबसे पहले आप आ जाओ सन 1960 के अंदर, ठीक है जी। 1960 के अंदर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के जो फादर हैं धीरूभाई अंबानी, वो एक नॉर्मल सा टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू करते हैं। 1960 में ये बिजनेस चलता है, थोड़ा बहुत टाइम चलता है, 10-1 साल चलता है। फिर 1970 के अंदर, 1970 से 1980 के बीच में ये पॉलिस्टर का काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का काम करते हैं और रिफाइनिंग बिजनेस में कूद जाते हैं, ठीक है। रिलायंस ग्रुप धीरे धीरे करके बड़ा होना शुरू होता है। फिर उसके बाद 1995 के अंदर ये रिलायंस पावर को स्टार्ट करते हैं। उस टाइम तक फिर रिलायंस का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था, धीरूभाई अंबानी सारे बिजनेस को संभाल रहे थे, ठीक है जी। फिर 1995 आ गया। फिर 1999 के अंदर धीरूभाई अंबानी एक विजन, सिर्फ थॉट प्रोसेस लेके आते हैं कि अब हम टेलीकॉम सेक्टर में घुसेंगे। उस टाइम तक टेलीकॉम सेक्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, बस उनका एक विजन था कि अब हम टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी घुसेंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले बहुत सारे सेक्टर में घुस चुके थे। 1999 में ये सोचते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में घुसेंगे। फिर 1999 में बस एक शुरुआत थी, एक विजन था, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर साल 2002 आता है और धीरूभाई अंबानी की प्रेजेंस में ये लोग रिलायंस कम्युनिकेशन को शुरू करते हैं, ठीक है जी। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये घुसते हैं, तो रिलायंस कम्युनिकेशन साल 2002 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन साल 2002 के अंदर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है। आप सबको पता है कि जो धीरूभाई अंबानी जी हैं वो पूरे हो जाते हैं, मतलब इस दुनिया में नहीं रहते, और 2002 में वो मतलब एक तरह से पूरे हो गए, ठीक है जी। फिर 2002 से लेकर के 2000, यहां मैं लिख रहा हूं 2002 से 2005, ये जो 3 साल का समय था ना, ये पूरा का पूरा रिलायंस ग्रुप डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है। तो यानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी मिलकर रिलायंस ग्रुप को चला रहे थे। बट ठीक है, उस टाइम के अगर आप न्यूज देखोगे या पुराने आर्टिकल्स पढ़ोगे तो हर जगह इस चीज का मेंशन है कि ये जो 3 साल रिलायंस ग्रुप के थे, इसमें दोनों भाइयों के बीच के जो क्लैशेस थे या इनके डिसीजन के जो क्लैशेस थे वो साफ दिखाई देते थे। फिर 2005 में जब क्लैश बढ़ने लगे तो इनकी जो मदर है मुकेश अंबानी जी की और अनिल अंबानी जी की, आई गेस कोकिला बहन, ऐसे कुछ नाम था, मैंने यहाँ लिखा भी था, एक सेकंड क्या नाम था, हाँ कोकिला बहन। तो इनकी जो मदर का नाम है वो कोकिला बहन अंबानी है, ठीक है। तो वो बिजनेस को बाइफरकेट कर देते हैं, ठीक है, कि मतलब कुछ पार्ट कुछ कंपनीज अनिल अंबानी को दी गई, कुछ कंपनीज मुकेश अंबानी को दी गई, ठीक है। बाइफरकेशन मैंने यहां लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं। अनिल अंबानी जी को उस टाइम पे जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज थी ना रिलायंस ग्रुप की, वो दी गई थी, ठीक है। जो कंपनीज थी, देखो पहली चीज तो रिलायंस कम्युनिकेशन दी गई। उस टाइम पे 2005 में जब ये डिवीजन हुआ तो रिलायंस कम्युनिकेशन आप समझो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी।
सबसे बड़ी कंपनी उस टाइम पे भारतीय एयरटेल थी, दूसरे नंबर पे रिलायंस कम्युनिकेशन थी, और जो इनको कंपनीज दी गई थी ना वो मॉडर्न एज कंपनीज थी, मतलब नए युग की जो कंपनियां थी जो आगे बढ़ेंगी वो सारी कंपनीज दी गई थी। अच्छा, दूसरा इनको फिर रिलायंस पावर दी गई, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, और फिर रिलायंस कैपिटल जिसके अंदर ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ करते थे। यानी मॉडर्न एज कंपनीज इनको दी गई, लीडिंग कंपनीज इनको दी गई। इनके पास एक अपर हैंड था अनिल अंबानी के पास। वहीं मुकेश अंबानी को वही जामनगर की जितनी भी कंपनीज हैं जिसमें आज भी ये बहुत टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज दी गई, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स दिया गया, ऑयल एंड गैस और रिफाइनिंग, ये सारी चीजें दी गई। ये 2005 का इनका डिवीजन है। फिर उसके बाद आगे चल के 2016 में हम सबको पता है कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च किया, जिसके बाद तो फिर इन्होंने हिला के रख दिया सारा का सारा सेक्टर, ठीक है। खैर ये 2016 की बात है, अभी हम 2005 में ही अपनी स्टोरी को चला रहे हैं, ठीक है। तो 2005 में ये डिवीजन हुआ। अब क्योंकि अनिल अंबानी के पास अपर हैंड था तो ये कहा जाता है कि 2005 से लेकर के साल 2010 तक ऑलमोस्ट ये अपने गोल्डन एज के अंदर जी रहे थे। यानी उस टाइम इनके साथ ऐसा चल रहा था। अब सिचुएशन यही आती है ना कि 2005 से 2010 तक जो इंसान गोल्डन एज में था, जो भारत का सबसे अमीर इंसान था, वो आज ये कह रहा है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास 1 रुपये का भी एसेट नहीं है, मैं इससे रिकवरी कहां से करोगे। खैर चलो 2005 में चलते हैं। अब 2005 में इनकी परफॉर्मेंस कंपनीज की देखो। पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है ये उस वक्त की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी थी, बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी। अच्छा, फिर ऐसे ही 2008 के अंदर, ठीक है जी, 2008 के अंदर आपका जो ये रिलायंस पावर है ना, ये आईपीओ लेके आता है। ये आईपीओ इतना शानदार परफॉर्म करता है ना कि ये 11,563 करोड़ रुपए जनरेट करता है, और ये कहा जाता है कि ओवर सब्सक्राइब्ड था, मतलब मिनट्स के अंदर ही ये जो आईपीओ था ना ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था, ठीक है जी। चलो यहां से फिर ये सारी चीजें जनरेट होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम बनने पता है कब शुरू हुई। अब एक सेकंड, चलो ये हो गया रिलायंस कम्युनिकेशन मैंने बता दिया, रिलायंस पावर आपको बता दिया। इसके अलावा जो रिलायंस कैपिटल है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था कि आपका इंश्योरेंस वगैरह हो गया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सारी की सारी चीजें भी कर रहा था। मतलब इनका टाइम ऐसा चल रहा था कि ये उस वक्त इनके पास जो टोटल एसेट्स थे ना वो 42 बिलियन यूएस डॉलर के थे, और दुनिया के ये छठे सबसे अमीर इंसान थे। ये 2005 से 2010 के बीच के डाटा की मैं आपको बात कर रहा हूं। अच्छा, अब बात आती है कि रिलायंस पावर के ऊपर पहले हम चलते हैं, फिर रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर आएंगे, क्योंकि यही दो कंपनीज हैं जिसके ऊपर आज पूरा मुद्दा बना हुआ है, एक रिलायंस पावर और एक रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस पावर जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपना आईपीओ तो लेके आता है 2008 के अंदर, और तारीख थी 11 फरवरी 2008, ये अपना आईपीओ लाया। अगले ही दिन 12 फरवरी 2008 के दिन, मतलब इसका जो लिस्टिंग जो था ना वो 450 रुपए था, ठीक है, शेयर का। अगले दिन 12 फरवरी को ये जो शेयर प्राइस है ना बढ़ के एकदम 550 रुपए पे चला जाता है, लेकिन सेम डे ही मार्केट क्लोज होने से पहले पहले ये धड़ल्ले से गिर के 372 पे आ जाता है। यानी ओवर प्राइस था, आप समझो 450 से, मतलब सबको एक तरह से नुकसान हो गया। तो ये 372 रुपए पे जाके पहुंच गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे, ये फरवरी का महीना चल रहा है, अगले 5-6 महीने ये शेयर ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहा। अब किस्मत इनकी भी थोड़ी सी खराब। फरवरी के अंदर चलो ठीक है, ये पावर रिलायंस पावर थी, ठीक है, इसका शेयर प्राइस ऐसा था। अब 6 महीने के बाद यानी 17 सितंबर 2008 को दुनिया भर की मार्केट कोलैप्स होती है। क्यों? क्योंकि जो लेहमन ब्रदर्स था, जो अमेरिका का इन्वेस्टमेंट बैंक था, और ये 158 साल पुराना बैंक था, ठीक है, ये कोलैप्स हो जाता है। ये अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, अपने हाथ खड़े कर लेता है, दिवालिया घोषित कर देता है। इतना बड़ा बैंक जब अमेरिका में कोलैप्स करता है तो उसका पूरी दुनिया में असर जाता है, उसका असर भारत भी आता है। अब सितंबर 2008 में जब वो बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित करता है तो भारत का जो सेंसेक्स है वो 800 पॉइंट तक गिरता है सितंबर के महीने में। लेकिन अक्टूबर के महीने में हमारा जो सेंसेक्स है वो 8500 पॉइंट गिर जाता है, यानी ऑल टाइम हाई से लगभग 60% इंडियन मार्केट कोलैप्स कर जाती है। अब क्योंकि अमेरिका में रिसेशन आ गया तो जो वहां से पैसा भारत में आता था, एफडीआई आता था, वो रुक गया। भारत में जो बिजनेसेस अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे वो बैठ गए। अच्छा, फिर नए प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कम हो गए। जब नए प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे तो एक तरह से आप समझो ना कि पावर की डिमांड भी तो कम हो गई। तो पहले ही इनकी इमेज थोड़ी सी हिलने लग गई थी कि ओवर वैल्यूड शेयर प्राइस था वो गिरने लगा। तो रिलायंस पावर के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि 6 महीने के बाद जब दुनिया भर में रिसेशन आया ना, उस टाइम पे इनको सबसे ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स इनको मिलने ही बंद हो गए। तो रिलायंस पावर की कहानी तो आप समझो कि साल 2008 के बाद से धीरे धीरे साल 2016 तक लुढ़कती ही चली गई। और आज 2025 में तो अगर आप रिलायंस पावर के शेयर प्राइस को देखोगे तो एक तरह से इसको आप पेनी स्टॉक ही कह सकते हो।
समझ गए? तो रिलायंस पावर की कहानी तो 2008 से गिरनी शुरू हुई, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब आप आ जाओ रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर। तो रिलायंस कम्युनिकेशन भी आप समझो शुरू में 2005 से 2010 तक ये मान लो भारत की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी थी। फिर इसने धीरे धीरे 2008-10 के बाद से पहले तो भारती एयरटेल टॉप पे थी, दूसरे पे रिलायंस कम्युनिकेशन टॉप पे थी, फिर धीरे धीरे करके दूसरी कंपनीज आपकी वोडाफोन, आइडिया, ये भी इनके साथ कंपीट करने लगी। फिर आ गया मेन साल 2016, मुकेश अंबानी फ्री में बात करो, फ्री में इंटरनेट सब कुछ लेके आए, रिलायंस जियो को लॉन्च करते हैं। भाई रिलायंस जियो जब आई तो आप समझो कि वोडाफोन और आइडिया वीआई बन गया, ठीक है, इन्हीं को ही इतनी दिक्कत होने लगी। भारती एयरटेल तो चलो बहुत बड़ी थी तो अभी भी सर्वाइव कर ही रही है, मतलब कहने का मतलब 2-3 प्लेयर ही बच गए और रिलायंस कम्युनिकेशन तो मार्केट से ही सुपड़ा साफ हो गया, ठीक है। वहां इनके लिए फिर एक और चैलेंज आया साल 2016 में। रिलायंस पावर ऑलमोस्ट ठप हो चुकी थी, रिलायंस कैपिटल भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर रही थी, रिलायंस कम्युनिकेशन भी ऑलमोस्ट बंद हो गई। आप समझ गए बात को, यानी टॉप लीडिंग कंपनीज धीरे धीरे करके बंद होने लगी। अब साल 2016 के अंदर ये क्या करते हैं, बैंक्स के पास जाते हैं, ठीक है। अब इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा लोन चल रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2929 करोड़ का मामला है। ये जो 2929 करोड़ रुपए ये 2016-17 के दौरान लेते हैं ना बैंकों से, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा लेंडर था, ठीक है, इस मामले के ऊपर सारे आर्टिकल छप रहे हैं, ठीक है। अब ये मामला क्या कहते हैं, देखो इन्होंने 29, इनको पता चल गया उस टाइम पे, देखो यहां से इनको ये पता चल गया कि अब सर्वाइवल तो है नहीं, ठीक है, अब रिलायंस कम्युनिकेशन का सर्वाइवल है नहीं, रिलायंस पावर का भी सर्वाइवल है नहीं। तो इन्होंने जब ये पैसा बैंकों से लिया ये कह करके कि ये पैसा मैं अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा ताकि कंपनीज जियो के साथ और दूसरी कंपनी के साथ कंपीट कर सके। लेकिन इनको पता था कि अगर मैं ये ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपया जो है ये अगर मैं अपनी कंपनीज में डाल भी दूंगा तो भी कंपनी दोबारा नहीं खड़ी होने वाली। अच्छा एक चीज और है, ये तो भारत के बैंकों से लोन लिया, इसके अलावा 700 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी ऑलमोस्ट 6 या 6100 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने चाइना के जो टॉप 3 बैंक्स है ना, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और आपका 2 और दूसरे बैंक है, चलो जो टोटल 3 बैंक है, चाइना के बैंकों से भी लोन लिया। समझ गए बात को? फिर ये वाले जो चाइना के 3 बैंक थे इसको भी डिफॉल्ट कर दिया ऑलमोस्ट 6100 करोड़ रुपए का, ठीक है। फिर इनका जो ये केस था ना चाइना के बैंकों वाला, ये केस फिर लंदन का जो हाई कोर्ट है वहां पे केस लगाया चाइना के बैंकों ने। और जब चाइना के बैंकों ने वहां केस लगाया तो अनिल अंबानी जी जब लंदन हाई कोर्ट में गए ना तो उन्होंने वहां जाके पता क्या बोला कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, और मेरे पर्सनल नाम पे 1 रुपए का भी एसेट नहीं है और मैं रिकवरी का पैसा दे भी नहीं सकता आपको। तो ये उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट दी थी। आगे मैंने नेक्स्ट पेज पे ना एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। खैर चलो कोई बात नहीं, ये चाइना के बैंकों को एक बार साइड में रखो। अब ये जो 2929 करोड़ रुपए है ना, इन्होंने क्या किया, अपनी रिलायंस कम्युनिकेशन में तो डाला नहीं, इस पैसे को कुछ एक शेल कंपनीज बना ली, कुछ इंडिया में कुछ बाहर, उन कंपनीज के अंदर एक्सपेंस दिखा दिया, भाई उस कंपनी में पैसा ट्रांसफर कर दिया अपनी शेल कंपनीज में और अपना रिलायंस कम्युनिकेशन का एक्सपेंस दिखा दिया। कुछ पैसे को एक तरह से मतलब डाइवर्ट कर दिया गया अलग अलग पैसों पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, और ये पैसा कर दिया खत्म, ठीक है। अब उसके बाद हाथ खड़े कर दिए 2019 में, अभी 2019 आ गया, अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। चलो ठीक है, 2019 आ गया। फिर 2019 के बाद साल 2020 जब आता है ना तो बैंकों को पता चल गया कि पैसा तो आने वाला है नहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन ठप, रिलायंस पावर ठप। एसबीआई केस लगाता है और कोर्ट में ये अनिल अंबानी से करवाता है कि भाई कंपनीज तो आपकी डूब गई, लेकिन अब अनिल अंबानी, ठीक है, अनिल अंबानी खुद एज अ गारंटर बनेंगे। यानी अब क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डिफॉल्ट हो चुकी है कंपनीज, अब बैंकों को क्या करना है, अपने पैसे को रिकवर करना है। पैसा रिकवर कहां से होगा कि या तो आप रिलायंस कम्युनिकेशन में जाओ, रिलायंस पावर में जाओ, वहां पे जो एसेट है, कंपनी है, जो भी उसका सामान है बेचो और पैसे को रिकवर करो। लेकिन उसको बेच के भी क्या कर लोगे, आपके पास लोन आउटस्टैंडिंग तो इतना सारा पड़ा है, कंपनी के पास एसेट है नहीं है। तो एसबीआई ने जोर लगा करके ये बोला कि अब जो भी डिफॉल्ट का पैसा है वो हम अनिल अंबानी से भी रिकवर करेंगे। ये उनसे साइन करवा लिया कि भाई हमारा जो बैंकों का पैसा है वो अनिल अंबानी चाहे अपने पर्सनल एसेट, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सब कुछ बेच करके भी देगा, तो अनिल अंबानी जी को बैंकों का पैसा देना पड़ेगा। तो अनिल अंबानी जी ने साइन भी कर दिए, ठीक है, वहां पे साइन कर दिए। चलो ये चीज आ गई। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो चाइना के 3 बैंक्स हैं, उनका यहां पे नाम भी मैंने लिखा था, चलो कोई बात नहीं आगे लिखा होगा। वो 3 बैंक लंदन हाई कोर्ट में केस लगाते हैं और वहां जाके ये स्टेटमेंट देते हैं अनिल अंबानी कि मेरे पास तो 1 रुपए का भी एसेट नहीं है, मेरे पर्सनल नाम पे तो कुछ भी नहीं है, आप कर लो जो रिकवर करना है। तो फिर वहां से ये केस गर्म हो जाता है। अब आप एक चीज समझो, ये तो चलो बहुत बड़े लोग हो गए, अनिल अंबानी वगैरह वगैरह, नीरव मोदी, जो भी सारी चीजें, एक नॉर्मल
3-4 करोड़ रुपए का जो कोई डिफॉल्ट करता है ना, आम जनता भी, उसको भी ये पता होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा है जिसका नाम है ए, ठीक है, ये बैंक से 5 करोड़ का लोन लेता है, ठीक है, अपनी फर्म के नाम पे लेता है, मान लो इसका टेक्सटाइल का काम है, अपनी फर्म के नाम पे लेते हैं। कल को मान लो इसको पता चलने लगेगा ना कि अब मेरे पास बिजनेस ठप हो गया, मैं पैसा नहीं दे सकता, ऑब्वियस ही बात है, इतना तो समझदार ये भी होगा कि अपने नाम पे कुछ नहीं रखेगा, या तो पैसे को अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर देगा, बीवी के नाम कर देगा, अपने आप को तो ये दिवालिया घोषित कर देगा, कर लो जो रिकवर करना है कर लो। ऑब्वियस ही बात है, वही काम अनिल अंबानी ने किया, अपने नाम पे तो कुछ पैसा रखा नहीं, जो पैसा है शेल कंपनीज में डाइवर्ट कर दिया, इधर उधर अपने आप के हाथ खड़े कर लिए, कंपनीज के पास पैसा है नहीं। ये मैटर सारा का सारा अब चल रहा था 2020 में, ठीक है, जब एसबीआई ने साइन कराया। फिर अब मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, 2020 से अब 2025 आ गया, ठीक है, 2020 में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, सारी चीजें हुई, भाई 5 साल लग गए इस काम को करने के लिए। 5 साल के बाद अब ये मुद्दा फिर से गर्म हुआ है कि जी सीबीआई, ईडी, एनसीएलटी ये कह रहे हैं कि ये जो 2929 करोड़ रुपए का मामला है ना, ठीक है, इसकी अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इस पैसे का कहीं मिसयूज तो नहीं किया गया, इस पैसे को कहीं शेल कंपनीज में डाइवर्ट तो नहीं किया गया, लोन का पैसा है कहीं इधर उधर तो डाइवर्ट नहीं किया गया। अब इस चीज की छानबीन चल रही है, अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, अभी ये प्रूव नहीं कर पाई है सीबीआई कि इस पैसे का मिसयूज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप आ जाओ मुद्दे के ऊपर की कंक्लूजन क्या निकलेगा। देखो मोटी बात समझो, अब जो अनिल अंबानी जी का केस है उसके जो लॉयर हैं, ठीक है, ये लॉयर कह रहे हैं कि जो हमने पैसा बैंक से लिया है उसका प्रॉपर बिजनेस के अंदर ही यूज किया गया। समझ के बात को कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है, रिलायंस पावर है, हमने इसके अंदर ही पैसे को डाला है। अब मार्केट सिचुएशन ऐसी थी, हमारा बिजनेस कोलैप्स कर गया, इसमें अनिल अंबानी जी की कोई गलती तो है नहीं। अब यहां पे अनिल अंबानी का पक्ष यह है कि बिजनेस में पैसा लगाया गया, बिजनेस डिफॉल्ट हो गया, बिजनेस नहीं चला, हमने पूरी कोशिश की कंपनी को चलाने की बट डिफॉल्ट हो गया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तो ये लोग सच्चे हैं, वो अब आप डिसाइड करना कि क्या मैटर है। मैं बस आपको न्यूज़ आर्टिकल जो सारे के सारे हैं 5-7 जितने मैंने पढ़े हैं वो बस मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं, और मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा ये बस ये कहना है, अगर तो ये सच्चे हैं कि इन्होंने बैंक से लोन लिया, कर्ज लिया और बिजनेस में लगाया और बिजनेस डूब गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एज पर लो, एज पर बैंकिंग लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनिल अंबानी को कभी जिंदगी में जेल नहीं हो सकती। लेकिन ऑन द अदर एंड जो सीबीआई, ईडी, एनसीएलटी, बैंकों का अमलगमेशन, जितने भी ये लोग ट्राई कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को, अब पता नहीं न्यूज़ है या सच में ट्राई कर रहे हैं, आई डोंट नो। अगर ये इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो जाता है, दूसरा एंगल बता रहा हूं कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि इन्होंने 2929 करोड़ रुपए का जो ये मैटर है, ठीक है, इस पैसे को इन्होंने मिसयूज किया है, इस पैसे को अलग अलग जगह अगर इन्होंने डाइवर्ट किया है जान के, बिजनेस, बैंक से लोन तो ले लिया और पैसे को बिजनेस में ना लगा के इधर उधर डाइवर्ट करके ये पैसा गायब कर दिया, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी पैसे की, तो फिर इस केस में अनिल अंबानी जी को जेल भी हो सकती है। अब भारत है, क्या पता क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, ठीक है। बाकी वही चीज़ है कि जब तक लाइक फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी पकड़ लो, विजय माल्या पकड़ लो, जब तक इनको पता था कि भाई सब कुछ सॉर्टेड है, जब तक ये अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि हमने पैसे को बिजनेस में ही डाला है और बिजनेस में ही लॉस हो गया, तब तक तो ये इंडिया में जी रहे थे, खुशी से घूम रहे थे। जब प्रूफ कर दिया कि नहीं फ्रॉड हुआ है, पैसे का मिसयूज हुआ है, तो फिर ये अगली सुबह लंदन में मिले थे। तो वही चीज़ है, सारी की सारी इंडिया है ये, यहाँ पे आम आदमी को लोन मिलता नहीं है, आम आदमी तो 1-1 लाख रुपए के लोन के लिए तरस रहा है। आप खुद देखो ना, इंस्टेंट लोन ऐप्स आ गई हैं। क्यों आ गई इंस्टेंट लोन ऐप? क्योंकि आम आदमी को बैंक लोन नहीं देता 1 लाख रुपए का भी, और दूसरी तरफ हम लोग हज़ारों करोड़ रुपए लोन दे देते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है। आप मतलब समझो यार कि क्या एविडेंस है, आपने किस बेस पे, बैंकों के ऊपर भी तो क्वेरी बैठनी चाहिए ना। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिस भी एम्प्लॉय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के या जिस भी हाई अथॉरिटी ने हज़ारों करोड़ रुपए का लोन दिया है, क्या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? उधर भी होनी चाहिए। तो अगेन वही चीज़ है, कोई सॉर्टेड चीज़ें नहीं है। मेरा ये मानना है कि आरबीआई को भी इंटरफेयर करना चाहिए, कुछ नई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ठीक है, ये बात सही है कि जिसका जितना बड़ा बिजनेस है बैंक उसको उतना ही ज़्यादा लोन दे देता है। ये बात सच है कि अगर कोई साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसको लोन भी ज़्यादा मिलेगा, और कोई साल का मान लो 5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको लोन भी बहुत कम मिलेगा। तो ये बात सच है, लेकिन फिर भी आप बड़ी बड़ी फर्म को सिर्फ उन मान लिया भाई 2005 से 2010 के बीच में इनका गोल्डन पीरियड था। जैसे आज मुकेश अंबानी का, आज कोई भी बैंक मुकेश अंबानी को आंख बंद करके लोन दे देगा, वैसा ही उनके साथ अनिल अंबानी के साथ था 2005 2010, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2011-12 डिक्रीजिंग टाइम था, लेकिन 2016 तक फिर भी चीजें सॉर्टेड थी। बैंक आंख बंद करके इनको लोन दे रहे थे, लेकिन
मान लिए जो सबसे बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए भी तो कुछ तो प्रॉपर छानबीन होनी चाहिए ना, कि ऐसा तो नहीं कि जो दिख रहा है वैसा अंदर से नहीं है। तो बट ये सारा का सारा मुद्दा था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये मैंने जितने भी आज सुबह से ही पकड़ो 8-10 आर्टिकल पढ़े अलग अलग, और फिर ये पूरी कहानी का निचोड़ मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर आपको लगा कि हाँ न्यूज़ नहीं थी, समझा हमने, सीखा, कुछ जानने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।